नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 21 अगस्त 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? एक जर्नल है जिसका नाम है नेचर कम्युनिकेशंस। इस जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई है जिसके अनुसार अटलांटिक ओशन में माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन का जो टोटल अमाउंट है 11.6 मिलियन टन से लेके 21.1 मिलियन टन के बीच में है। माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में हम जान लेते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कीजिएगा। जैसा देखो नाम से ही पता लगता है, माइक्रोप्लास्टिक्स है तो प्लास्टिक्स लेकिन साइज में छोटा, क्योंकि आगे माइक्रो लगा हुआ है। प्लास्टिक का वो टुकड़ा, प्लास्टिक का वो कचरा जिसका साइज 5 mm से कम है, mm मतलब मिलीमीटर, तो उसे कहा जाता है माइक्रोप्लास्टिक्स। माइक्रोप्लास्टिक्स को आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो उनके सोर्स के आधार पर, प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स और सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स। यहां पर देखो जो प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट में रिलीज होते हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कपड़ों की धुलाई होती है, लॉन्ड्रिंग होती है, तो छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक्स जो हैं वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं। इसके अलावा टायर चलते हैं सड़क पर तो भी छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक्स इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं। इसके अलावा जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते हो, जैसे सनस्क्रीन या फिर दूसरी क्रीम्स, उनसे भी माइक्रोप्लास्टिक्स रिलीज होते हैं। इसके बाद हम बात करें सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स की। देखो जो बड़े प्लास्टिक्स के टुकड़े होते हैं, जैसे बैग्स, बोतल्स, मछली पकड़ने के लिए नेट, समय के अनुसार ये डिग्रेड करते रहते हैं, यानी इनका वियर एंड टियर होता रहता है। तो जब इनका डिग्रेडेशन होता है, ये माइक्रोप्लास्टिक्स छोटे छोटे इन्वायरमेंट में रिलीज होते हैं। ये होते हैं सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स। इफेक्ट क्या होता है माइक्रोप्लास्टिक्स का? देखो वेरियस वाटर सोर्सेज की सहायता से फाइनली ओशंस में चले जाते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स, लेकिन ये जल्दी से डिग्रेड नहीं होते और लंबे समय तक ओशंस में पड़े रहते हैं। और जो मरीन एनिमल्स हैं वो इनको इंजेस्ट कर लेते हैं। इससे मरीन एनिमल्स की सेहत पर नुकसान पहुंचता है और काफ़ी बार देखो मैरीन एनिमल्स के थ्रू ह्यूमन बींग्स की फूड चेन में भी ये एंटर कर जाते हैं। तो माइक्रोप्लास्टिक से नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता है। वेरियस स्टडीज़ के अनुसार ह्यूमन बींग्स जब माइक्रोप्लास्टिक्स को कंज्यूम करते हैं तो काफ़ी केमिकल्स रिलीज होते हैं जिनसे कैंसर भी हो सकता है। अब आप क्वेश्चन देख लीजिए जो यूपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन देख लीजिए जो यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था। क्वेश्चन माइक्रो बीड्स के बारे में था। आप कंफ्यूज मत होइएगा। माइक्रो बीड्स एक प्रकार से टाइप है माइक्रोप्लास्टिक्स का। देखो फेस पर स्क्रबिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे जो प्लास्टिक निकलता है, स्पेसिफिकली उन्हें माइक्रो बीड्स कह दिया जाता है, जबकि ये एक प्रकार का माइक्रोप्लास्टिक ही है। तो ये 4 ऑप्शन थे आपके सामने, आपको बताना था सही ऑप्शन कौन सा है। सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है कि ये मरीन इकोसिस्टम के लिए नुकसानदायक माने जाते हैं, ये सही था। बाकी ऑप्शंस गलत थे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हमारे जो लोकसभा स्पीकर हैं उन्होंने 5वीं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट को अटेंड किया। इस कॉन्फ्रेंस को देखो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन और पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के द्वारा मिलके, लेकिन यूएन का सपोर्ट भी हासिल है कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करवाने में। एम क्या है? मल्टीलेटरलिज्म को मजबूत बनाना। मल्टीलेटरलिज्म मतलब जब 2 या 2 से अधिक देश एक साथ आते हैं किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, तो उसे कहा जाता है मल्टीलेटरलिज्म। इसका एग्जाम्पल है यूएन। इसके अलावा एम ये भी है इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करवाने का, बेहतर वर्ल्ड बनाने के लिए विभिन्न देश आपस में कोऑपरेट करें। थीम क्या है? ये थीम है
बात करें इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की, थीम आप देख लीजिए, वैसे पॉसिबिलिटी कम ही है थीम पूछने की, लेकिन आप देख लीजिए, पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीलेटरिज्म दैट डिलीवर्स पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द पीस एंड प्लेनेट। अब बात करते हैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन ये नेशनल पार्लियामेंट्स की एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1889 में। एम क्या है इस यूनियन का? एम ये है वर्ल्ड में विभिन्न पार्लियामेंट्स के बीच डायलॉग को प्रमोट करना, ताकि विभिन्न देशों की पार्लियामेंट एक दूसरे से सीखें, और ये यूनियन वर्ल्ड में लोगों के बीच पीस और कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करने के लिए काम करती हैं। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के पास यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस हासिल है। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल कुदेरमुख नेशनल पार्क के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? कर्नाटक की सरकार ने हाल ही में कहा, अगर देखो कुदेरमुख नेशनल पार्क के बॉर्डर के साथ लगता 1 किलोमीटर के एरिया को अगर इको सेंसिटिव जोन इस्टेब्लिश किया जाता है तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बात कर्नाटक की सरकार के द्वारा इसलिए कही गई क्योंकि कुदेरमुख नेशनल पार्क के आसपास वाले एरिया को इको सेंसिटिव जोन इस्टेब्लिश करने का विरोध कर रहे थे कुछ लोग। इस नेशनल पार्क की हम बात करें, कर्नाटक में है। ये एग्जिस्टेंस में आया शुरुआत में एज ए रिजर्व फॉरेस्ट 1916 में, लेकिन 1987 में इसे 1987 में इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया। 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्स तुंगा, भद्रा और नेत्रावती ये इसी पार्क से ओरिजिनेट होती हैं। फोना की बात करें, वाइल्ड लाइफ काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। यहाँ पर टाइगर, लियोपार्ड, वाइल्ड डॉग, मालाबार जाइंट स्क्विरल, कॉमन लंगूर, स्लोथ बियर, गोर, सांबर, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर और स्लोथ बियर, ये सब यहाँ पे मिलते हैं। पार्क देखो 4 रेंजेस में डिवाइडेड है। पहली रेंज कुदेरमुख, दूसरी कैरेकेटे, तीसरी कलासा और चौथी सिमोगा। कदम्बी जो वाटरफॉल्स हैं वो इसी कुदेरमुख नेशनल पार्क में आते हैं। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल कॉमन इवनिंग ब्राउन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में देखो कोयम्बटूर बेस्ड दर्शन एम त्रिवेदी ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान प्राप्त किया। किसके लिए? एक सिंगल बटरफ्लाई की फोटोग्राफिंग के लिए, और उस सिंगल बटरफ्लाई का नाम है कॉमन इवनिंग ब्राउन। दर्शन एम त्रिवेदी ने इस तितली की 67 अलग अलग पिक्चर्स ली और इसी के लिए उनका नाम दर्ज किया गया है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर फोटोग्राफिंग में। हम बात करें कॉमन इवनिंग ब्राउन की, ये मिलानाइटस लेडा इस बटरफ्लाई की एक कॉमन स्पीसीज है। कहाँ कहाँ पे मिलती है? अफ्रीका, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के कुछ पार्ट्स में भी कॉमन इवनिंग ब्राउन तितली को देखा जा सकता है। ये देखो डान और डस्क के दौरान एक्टिव होती है, मतलब भोर के समय और शाम के समय। डान मतलब वो समय होता है जब सूर्योदय पूरी तरह से नहीं हुआ है लेकिन सूर्य की किरणें आना स्टार्ट हो गई हैं। और कहाँ पर रहती हैं? थिकलेट फ्लोर, झाड़ियों का जो ग्रुप सा होता है उसके ऊपर ये तितली रहती है। सड़े हुए फ्रूट्स पर फीड करती है और ट्री सैप पर फीड करती है। बात की हमने कॉमन इवनिंग ब्राउन की। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल अफ्रीकन चीता के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? मैसूर की जो चिड़ियाघर है वहाँ पर 3 अफ्रीकन चीता को लाया गया है साउथ अफ्रीका से। मैसूर का चिड़ियाघर 1 मेल और 2 फीमेल अफ्रीकन चीता को लाने में कामयाब हो पाया है। कहाँ से? साउथ अफ्रीका के चीता कंजर्वेशन सेंटर से, एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत। मैसूर का चिड़ियाघर देखो हमारे देश में दूसरा चिड़ियाघर है हैदराबाद चिड़ियाघर के बाद, जो कि अफ्रीकन चीता को लेकर आया है। अफ्रीकन चीता की टोटल जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड में 6500 से लेकर 7000 के बीच में है। ये एशियाटिक चीता से साइज में बड़े हैं। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें, ये आयुष्मान की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। साइट्स के कन्वेंशन में अपेंडिक्स 1 में आते हैं।
अगर देखो हम बात करें एशियाटिक चीता की, एशियाटिक चीता इंडिया में तो मिलते नहीं हैं। अभी एशियाटिक चीता पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 40 से 50 के बीच में है, वो भी ईरान में। और एशियाटिक चीता जो हैं आईयूसीएन की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल मिलेनियम अलायंस के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? मिलेनियम अलायंस राउंड 6 और कोविड-19 इनोवेशन चैलेंज अवार्ड सेरेमनी हाल ही में ऑर्गेनाइज हुई। इस सेरेमनी में 5 फोकस एरियाज में 49 इनोवेशंस को रिकॉग्नाइज किया गया। है क्या ये मिलेनियम अलायंस? देखो, ये एक प्रकार से कंसोर्टियम है जिसमें काफ़ी सारे पार्टनर्स हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट फिकी, यूके गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, फेसबुक एंड मेरिको इनोवेशन फाउंडेशन। ये अलायंस काम क्या करता है? देखो, इस अलायंस ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया में सोशल एंटरप्राइजेज की कैपेसिटी बिल्डिंग में, बिजनेस डेवलपमेंट सपोर्ट में और उनको फंडिंग प्रोवाइड करने में। वैसे ये अलायंस इनोवेशन ड्रिवन और इम्पैक्ट फोकस्ड इनिशिएटिव है। अगर देखो लोकल लेवल पे कुछ इनोवेशन हुई है तो उसको आइडेंटिफाई करके उस इनोवेशन की सहायता से बड़े स्केल पे प्रोडक्ट्स डेवलप किए जाएं ताकि ग्लोबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस को एड्रेस किया जा सके। इस दिशा में काम करता है ये मिलेनियम अलायंस। समझ गए? मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें इनोवेशन इन्वॉल्व है, जिनसे इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटी में, उनको लो लेवल पे आइडेंटिफाई करके उनको फंडिंग दी जाती है, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है ताकि ग्लोबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस को एड्रेस किया जा सके उनकी सहायता से। ये है मिलेनियम अलायंस और इसमें काफ़ी सारे पार्टनर्स हैं जैसा हमने डिस्कस किया। अब लास्ट में हम रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। ये 5 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने और आप ध्यान से देख लीजिए कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। सबसे पहले माइक्रोप्लास्टिक्स सही स्टेटमेंट है। अफ्रीकन चीता के बारे में स्टेटमेंट गलत है। ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं आईयूसीएन की रेड लिस्ट में, ना कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के बारे में स्टेटमेंट गलत है। ये तो सही है, 1889 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ना कि न्यू दिल्ली में। कुदेरमुख नेशनल पार्क के बारे में स्टेटमेंट सही है, कर्नाटक में है। मिलेनियम अलायंस के बारे में भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।